डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस सेशन के अंदर आपके एसपी के अंदर हमने कंपनी फॉर्म करना शुरू किया था और हम अपनी फर्स्ट स्टेज पे थे, नाम था प्रमोशन स्टेज। प्रमोशन स्टेज इनको क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर्स जो नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन होता है वो बनाता है। ओके, हमने पहली डॉक्यूमेंटेशन बनाई, डॉक्यूमेंट बनाई बिजनेस प्लान। ओके, दूसरी डॉक्यूमेंट बनाई फाइनेंशियल प्लान। अब तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हम बनाने जा रहे हैं आज, मतलब प्रीवियस डे पे स्टार्टिंग हो गया था हमारा, वो था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसको बर्थ डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है, मैंने आपको बताया था। ओके, फंडामेंटल डॉक्यूमेंट के नाम से आता है। इसके सिवा यानी सबसे पहले आरओसी के पास जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन जाएगी, सबसे पहले वो डॉक्यूमेंटेशन कौन सी लेगा हाथ में? मेमोरेंडम। मेमोरेंडम ही तय करेगा कि हमारी कंपनी फॉर्म होंगी नहीं होंगी, हमारी कंपनी का टाइप कौन सा है, हमारी कंपनी का नाम क्या है, हमारी कंपनी का रिलेशन कैसा है आउटसाइडर के साथ। ये सब दर्शाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कैसे आउटसाइडर और इनसाइडर का रिलेशन तय करता है। अभी आउटसाइडर और इनसाइडर का रिलेशन क्या है सर? तो आगे जैसे ही मेमोरेंडम के सारे क्लॉजेस आप समझ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आउटसाइडर और इनसाइडर किसे कहते हैं। ओके, क्लियर? हाँ, मैंने आपको बताया था दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, कौन कौन सी? मेमोरेंडम और आर्टिकल। ओके, एमओए, एओए, ये दोनों डॉक्यूमेंट का काम अलग अलग है। एक जीवन देता है कंपनी को और एक कंपनी को चलाता है। ओके, क्लियर? चलिए, अब हमने भाटिया फुटवेयर का जो ड्रीम रखा है कि एक कंपनी बना के रहेंगे इसको, तो उसमें थर्ड डॉक्यूमेंट हमने शुरू की थी, नाम था, बोलो क्या? हाँ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो 6 क्लॉजेस में डिवाइडेशन किया गया है इन्फॉर्मेशन, यानी जो उसकी टोटल इन्फॉर्मेशन है कंपनी की, वो उसको 6 क्लॉजेस में डिवाइड किया गया है। पहला क्लॉज जो है वो है नेम क्लॉज। नेम क्लॉज क्या इंडिकेट करता है? नेम क्लॉज कंपनी का नेम इंडिकेट करता है, लेकिन इसके पीछे टर्म्स है। क्या टर्म्स एंड कंडीशन है? पहला, नाम के पीछे कंपनी लिमिटेड, आइदर पीवीटी एलटीडी या तो पीवीटी एलटीडी ब्रैकेट में ओपीसी आपको लिखना है। इससे क्या होता है? इससे कंपनी का टाइप मालूम पड़ता है, कंपनी कौन सी टाइप की है। ओके, क्लियर? अब नेम क्लॉज बनाते वक्त प्रमोटर्स को कुछ बातों को ध्यान में रखना है। वो कौन सी बातें हैं? तो मैंने आपको बताया, पहला बात कौन सा है कि नाम ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में नहीं होना चाहिए। यानी क्या? जो नाम आप अपनी कंपनी को दे रहे हो वो नाम ऑलरेडी पहले ही नहीं होना चाहिए, कंपनी के नाम से कोई नहीं होना चाहिए। हाँ, दुकान बन के वो चलेगा, लेकिन कंपनी बन के वो ऑलरेडी चल रही है अगर, तो आपको ये नाम नहीं मिलेगा, क्योंकि वो नाम पे हक किसी और का है। तो वैसे ही भाटिया फुटवेयर कंपनी या भाटिया कंपनी के नाम से, भाटिया फुटवेयर नहीं लगा, अच्छा लग रहा है, भाटिया सब कंपनी रखते हैं। भाटिया कंपनी के नाम से कंपनी लिमिटेड या भाटिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से या भाटिया पीवीटी एलटीडी के नाम से हम जो रख रहे हैं, ये भाटिया नाम पहले से ही रजिस्टर है क्या, ये देखना पहले हमारा काम है। अब ये कहाँ देखना पड़ता है, राइट? ये क्वेश्चन होगा ना। तो एमसीए का पोर्टल है। अब इस तरह ये क्या है? एमसीए गवर्नमेंट ने ऑनलाइन एप्लीकेशन वेबसाइट बनाई हुई है सारी कंपनीज के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, क्या बोलते इसको? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट, यानी कंपनी को जो चलाता है वो चलाता है गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट, नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ओके, जिस तरीके से देश के अंदर रेल चलाता है रेलवे मिनिस्टर, वैसे ही देश की सारी कंपनियों को चलाता है फाइनेंस मिनिस्टर। वो फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या एस्टेब्लिश किया हुआ है, बोलो? कंपनी को चलाने के लिए एमसीए डिपार्टमेंट क्या एस्टेब्लिश किया है? और एमसी का फुल फॉर्म क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, यानी लॉफुल चलाने वाली दुकानों का पूरा चिट्ठा अफेयर्स देखता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। क्लियर? कॉर्पोरेट वर्ड मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, बताओ क्या होता है? लॉफुल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कॉर्पोरेट बोलते हैं। कंपनी भी उसका एक टाइप है। द कॉर्पोरेट वर्ड इज वाइडर देन कंपनी बिकॉज ओनली कंपनी इज नॉट अ कॉर्पोरेट। कंपनी भी कॉर्पोरेट है लेकिन कंपनी ही कॉर्पोरेट नहीं है। समझा कुछ तुमको? सारे दुकानें जो अपने अपने लॉ के अंदर रजिस्टर होती है और फिर चलती है, तो उन सारी दुकानों को मर्ज कर दिया, एक नाम बनता है उनके लिए कॉर्पोरेट। उसमें से कंपनी भी एक प्रकार की दुकान है जो कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर होकर चलती है। पार्टनरशिप भी एक दुकान है जो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर रजिस्टर होकर चलती है। तो ये सारी दुकानों को मिक्स कर दिया, उनको नाम दिया कॉर्पोरेट। समझा आपको? क्लियर?
the word corporate is wider term than company because company is only a part of corporate. अरे कंपनी कॉर्पोरेट में आती है लेकिन कंपनी ही कॉर्पोरेट में नहीं आती ना. मैंने क्या बोला, सारी लॉफुल दुकानें, जैसे पार्टनरशिप भी क्या है, लॉफुल दुकान है. क्यों एक्ट बनाया उसके लिए भी, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. समझा क्लियर? इसलिए सारी दुकानों को, लॉफुल वाली दुकानों को चलाता कौन है? एमसीए. एमसीए ने कौन? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट. रजिस्ट्रार बोलो, ये भी सब इसी का ही पार्ट है एमसीए का. समझा आपको? क्लियर? ओके डन. ओके हाँ भाई, अब पहला कंडीशन क्या है? नाम ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में नहीं चाहिए. दूसरा, कोई भी स्टेट के नाम से, लीडर के नाम से या प्रेसिडेंट के नाम से आप दुकान का नाम नहीं रख सकते हो. जैसे अकोला कंपनी लिमिटेड नहीं रख सकते हो भैया, अलाउड नहीं है. ओके. दूसरी बात, हाँ आगे बता रहा है, कोई ऐसा नाम जो ऑफेंस क्रिएट ना करे, यानी कोई दंगा वंगा फैलाने वाला नाम आप नहीं रख सकते, जो लोगों की भावनाओं के साथ खेलकर दंगा कर दे, ऐसा नाम आप नहीं रख सकते हो. ओके क्लियर? चौथा है, हाँ कोई अगर ट्रेडमार्क ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसके नाम पे आप कंपनी का नाम रजिस्टर नहीं कर सकते. तो ये 4-5 कंडीशंस है जिसको कंपनी नेम क्लॉज पूरा करने वक्त देखना पड़ता है. और ये कंडीशन मैंने अपने मन से नहीं डाला रे. कहां से आया मेरे प्यारे बच्चों? लॉ से आया हुआ है. इंडियन कंपनीज एक्ट का प्रोविजन है कि नेम क्लॉज बनाते वक्त ये कंडीशंस को ध्यान में रखो. सेक्शंस देखना है. सेक्शंस में बेटा जाएंगे तो फिर वो आपको बुक ही खोलनी पड़ेगी, वो देखना पड़ेगा मुझे भी. 11 का टेक्स्ट बुक है अवेलेबल? यस, गूगल भी कर सकते, कोई इशू नहीं है. लॉ का एक उसूल है, लॉ का एक रूल है. सुनो क्या, सेक्शन लिखना है तो लिखो, गलत मत लिखो, और नहीं लिखना है तो भी चलता है. तो बोलू, सेक्शन नहीं लिखना है मत लिखो, लेकिन गलत मत लिखो. अगर नहीं लिखा तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे, लिखा तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन गलत लिखा तो 0 मार्क्स मिलेंगे. ओके. इसलिए सेक्शंस में मैं थोड़ा टेक्निकल ज्यादा नहीं हूं. हाँ कुछ सेक्शन का दिमाग में रख सकते हो, बाकी सब सेक्शन रखते पड़ेंगे तो भैया हम कंप्यूटर थोड़ी ना, कंप्यूटर नहीं. आप अगर गुड फेथ में बोलते हो देख सकता हूं मैं, कोई इशू नहीं है. देखता हूं ना. सेक्शन 256 जो है वो मेमोरेंडम के बारे में एक्सप्लेन करता है पूरा कंपनी एक्ट. मेमोरेंडम मींस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और एज अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इज pursuances of any previous law. नहीं यहाँ पे ये सेक्शन समझ आया तुमको ना? सेक्शन 256 लिखना नहीं है लेकिन नॉलेज के लिए बता रहा है. और क्या ओके डन. क्लियर? आगे बढ़ू. हाँ तो पहला क्लॉज समझ में आया. अब हम अपनी पिक्चर में भारतीय कंपनी लिख दिया. भारतीय कंपनी ऑलरेडी कोई एग्जिस्टेंस में है नहीं तो हमारी कंपनी को अप्रूवल मिल जाएगा. नेम क्लॉज कंप्लीट. आगे बढ़ू. क्लॉज नंबर 2, सिचुएशनल क्लॉज. सिचुएशनल क्लॉज को हम एड्रेस क्लॉज बोलते हैं. अरे पूरा नॉलेज ले लो भाई. हाँ बोलो. अरे यार कितना तुम भिन्न करते रहे. कल भी तो पढ़ाया था यही, तो मुझे आगे आगे क्यों नहीं पढ़ने का, पीछे पीछे क्यों नहीं थे? चलो हाँ ठीक है, ये तुम बाद में लिखा दूंगा, कोई मतलब की बात नहीं है. मत लिखो. भड़काऊ वाले नाम चाहिए. हाँ किसी का जो दंगा वंगा फैलाते ना, ऐसा नाम चाहिए नेम क्लॉज के अंदर. हाँ समझा आपको? अप्रूवल नहीं मिलता फिर. हाँ इधर. अब नेक्स्ट है, ये हो गया ना अपना. नेक्स्ट क्लॉज है क्लॉज नंबर 2, मेमोरेंडम का क्लॉज नंबर 2. अब बता हम कौन सी स्टेज में खड़े अभी तक के? पहली स्टेज में खड़े. क्या चालू है बनाना? मेमोरेंडम. वो बिना सिवा हम अपना फर्स्ट स्टेज कंप्लीट नहीं कर सकते, इसलिए फर्स्ट स्टेज पढ़ाते पढ़ाते ही मेमोरेंडम में डीपली पढ़ा दे रहा हूं. ओके क्लियर? हाँ अब फिर वरुण, हर्ष, वो चारों कौन कौन आए थे? मैं वरुण, हर्ष और धीरज और नील, ये चारों मेरे ऑफिस में आए. मैंने कहा देख क्लॉज नंबर 1 लिख दिया हमने, अब निकाल क्लॉज नंबर 2. लिख ऊपर क्लॉज नंबर 2.
सिचुएशनल क्लॉज। सिचुएशनल क्लॉज को नया एक्ट बोलता है एड्रेस क्लॉज। ए बच्चा लोग, पुराने एक्ट में इसका नाम था सिचुएशनल क्लॉज। पुराना एक्ट बोलते कौन सा, और नया एक्ट बोलते कौन सा? वेरी गुड। हाँ, तो 2013 एक्ट ये कहता है हमें बच्चा लोग कि इसको एड्रेस क्लॉज बोलने का मतलब। अब चलो एड्रेस क्लॉज में क्या लिखने का, प्रथम ऐसे मुझसे हर्ष ने पूछा, ओके मैं कौन, वकील, जो इनको पूरा फॉर्मेशन करके दूंगा, है ना, कंपनी बना के दूंगा, बराबर कि नहीं। अब एड्रेस क्लॉज में क्या होता है, सुनो ए बच्चा लोग सुनो, मैंने इनको समझा के दिया कि एड्रेस क्लॉज क्या होता है। मैंने उनको बताया कि देखो भाई, कंपनी है ना, कंपनी बोले तो बड़े पैमाने की दुकान। कंपनी बनने के बाद तुम वर्ल्ड वाइड बिजनेस कर सकते हो, ग्लोबल मार्केट में खेल सकते हो। ग्लोबल मार्केट में क्या, दुनिया तुम्हारी मार्केट पूरी, तुम जहां अपना दुकान लगाना चाहो लगाना, मतलब कि नहीं, कोई भी ब्रांच कहीं भी लगाओ चलेगा। तो कोई भी कंपनी, ए मल्टीनेशनल कंपनी किसने बताया था, सुना था, पूछा था मुझसे, कृतिका, सुना भी यहाँ पे काम है, हाँ सुनो। तो मैंने उसको बोला कि देखो एक कंपनी, जब कोई दुकान कंपनी बनती है ना, तो वो अपनी बिजनेस, वो अपनी रजिस्ट्री एक स्टेट एक कंट्री में करती है, लेकिन अपना बिजनेस मोर देन वन कंट्री में करती है। तो कौन सी स्टेट में, कौन सी कंट्री में, कौन सी सिटी में हमको अपने को हेड ब्रांच, हेड ऑफिस बनाना है, जिससे पूरा बिजनेस कमांड कर पाए हम, पूरा कहीं भी है, चाहे कश्मीर में तुम्हारी ब्रांच हो, चाहे नेपाल में हो, चाहे जापान में हो, चाहे चाइना में हो, चाहे यूएसए में हो, चाहे रशिया में क्यों हो, ओके। ए बस हो गया ना बॉयज, रशिया रशिया क्यों करते था, हाँ हाँ चलो ओके। नहीं बॉयज के मुंह में रशिया रशिया था, कुछ है क्या कुछ वहां पे, चलो कपला है, यस ओके ओके, मैं समझ रहा तुम्हें भावना को, टेंशन मत लो। हाँ। यस, तो फिर अब रशिया का कनेक्शन गोवा से कहां से आ गया, कनेक्टेड है। प्रथम बोलते रशिया और गोवा कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है भैया बता, हाँ इंटरनेटली कनेक्टेड है, ठीक है ओके। ए बस हो गया रे, हाँ देखो इधर। तो हुआ क्या, मैंने उनको बताया कि इस क्लॉज के अंदर हमें लिखना पड़ता है स्टेट का नाम, कंट्री का नाम और सिटी का नाम। जिस स्टेट और कंट्री और सिटी में तुम रजिस्टर कर रहे हो, हेलो, उसी कंट्री से, उसी स्टेट से, उसी सिटी से तुम्हारा पूरा बिजनेस कमांड होगा, कमांड होगा, यानी पूरा बिजनेस ऑफिशियल, सारी मीटिंग्स, सारी जो भी मीटिंग्स लेनी है या कोई भी डिसीजन लेना है, वो सब, या एड्रेस देना है कहीं पे भी करस्पॉन्डेंस लेटर में, वो आप उसी हेड ऑफिस की दोगे। बाय ब्रांच कहीं भी खोलो चलेगा, लेकिन हेड ऑफिस एक ही सिटी, एक ही स्टेट और एक ही कंट्री में होता है, और वो कंट्री से तुम्हारी बिजनेस की रिकॉग्निशन होती है। एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल देखो, अभी सुनो, फॉर एग्जाम्पल अब देखो, अभी यहाँ पे हम अपनी भाटिया कंपनी को, भाटिया फुटवेयर कंपनी को इंडिया में रजिस्ट्री कर रहे हैं। इंडिया नहीं, भाटिया चाहिए, भाटिया गलती से हो गया, कोई बात नहीं, होता है बड़े बड़े, ओके। अब भाटिया फुटवेयर कंपनी को हम लोग रजिस्ट्री कर रहे हैं किसमें, इंडिया में। कंट्री हो गई, कंट्री नेम इंडिया, स्टेट नेम महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कर रहे हैं। अब सिटी कौन सी लेनी है बताओ, तो कल हमने लिखा पुणे। तो ये नाम जब हमने 3 ये इंफॉर्मेशन लिख दिया, हेलो, तो यही बन गया हमारा क्या, एड्रेस क्लॉज। क्या बन गया ना, कंपनी की आइडेंटिफिकेशन, जिस सिटी से, कौन सी सिटी में रजिस्टर हुई, कौन सी स्टेट में रजिस्टर हुई और कौन सी कंट्री में हुई। देखो सुनो, अब मैं यहाँ पे एमएनसी के बारे में बता दे रहा हूँ। एमएनसी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन या मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होता है, सुनो। जो कंपनी, कोई कंपनी अगर रजिस्टर होती है एक कंट्री के अंदर, लेकिन बिजनेस एक्टिविटी करती है मोर देन वन कंट्री के अंदर, तो उसको बोलते हैं एमएनसी। और सारी कंपनी एमएनसी बन के चलती है। पूछो क्यों, हम कंपनी बन ही क्यों रहे, हम अपने मोर देन वन कंट्री में दुकान चलाना है,
लेकिन रजिस्ट्री हमेशा एक ही कंट्री में होता है, और जिस कंट्री में वो रजिस्टर हुई है उस कंट्री से उसकी आइडेंटिफिकेशन होता है। और एमएनसी दो क्राइटेरिया में डिवाइड किया गया है। पहला आता है इंडियन एमएनसी, दूसरा होता है फॉरेन एमएनसी। इंडियन एमएनसी किसे कहेंगे बताओ? जो कंपनी हमने इंडिया में रजिस्टर किया है, एड्रेस क्लॉज के अंदर हमने उसकी रजिस्ट्री एड्रेस क्लॉज के अंदर हमने इंडिया लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ है? मेमोरेंडम के एड्रेस क्लॉज के अंदर हमने इंडिया लिखा हुआ है, इंडिया। ओके, तो वो कंट्री अगर मोर देन इंडिया के बाहर भी अगर वो बिजनेस करना चाह रही है तो उसको पूरी दुनिया बोलेगी इंडियन एमएनसी। क्या बोलेंगे इसको? यानी इंडियन लोग बोलेंगे इंडियन एमएनसी है। एग्जांपल दूं, टाटा। आज टाटा कंपनी अपना स्टील है, स्टील। टाटा की स्टील ना तो सब इंडिया में सप्लाई होता है बल्कि आउटसाइड वो एक्सपोर्ट भी होता है। ओके, यानी टाटा ने अपना झंडा इंडिया में तो गाड़ा ही है, साथ में वो विदेश में भी अपने गुड्स को सप्लाई करता है, बिजनेस करता है। तो वो टाटा की जो कंपनी बन गई, टाटा स्टील कंपनी, वो बन जाएगी एमएनसी। और कौन सी एमएनसी? इंडियन एमएनसी। क्योंकि रतन टाटा को अपने इंडिया से प्यार है, उसने अपनी कंपनी इंडिया के अंदर रजिस्टर की हुई है। कोई भी विदेश वाला क्या लिखता है? इट इज इंडियन कंपनी। क्या बोलेंगे इसको? तो दैट इज कॉल्ड एज इंडियन कंपनी। बट पहले बताओ व्हाट इज द मल्टीनेशनल कंपनी। बताओ, जो कंपनी रजिस्टर होती है कंट्री के अंदर लेकिन बिजनेस एक्टिविटी मोर देन वन कंट्री से करती है, उस कंपनी को हम क्या बोलेंगे? मल्टीनेशनल कंपनी। और मल्टीनेशनल कंपनी दो क्राइटेरिया में आती है इंडिया में। एक होती है इंडियन एमएनसी, यानी क्या? जो इंडिया में रजिस्टर हुई है और बिजनेस इंडिया में तो कर ही रही है साथ में, और मोर देन वन कंट्री, यानी जापान, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, यूएसए, इसमें भी कर रही है अपना बिजनेस, वहां पे बनाया हुआ है उसने, काढ़ा हुआ है झंडा अपना, तो उसको अपन बोलेंगे इंडियन एमएनसी। क्या बोलेंगे उसको? लेकिन जो कंपनी रजिस्टर हुई है इंडिया के आउटसाइड में लेकिन वो इंडिया में भी बिजनेस कर रही है, तो हमारे लिए इंडियंस के लिए वो बन जाती है फॉरेन एमएनसी। जैसे एग्जांपल दूं, एप्पल। किसके पास यहाँ पे एप्पल की आईफोन है यहाँ पे? हाँ, सभी के पास होंगी लगभग, नहीं? हाथ ऊपर करो आईफोन वाले बच्चों। अच्छा, बस इतनी ही हो गए? अच्छा, बस, हाँ, ठीक है, ओके। तेरे पास भी तो है रे आईफोन, नहीं है? ओके, तो आईफोन जो कंपनी है, एप्पल कंपनी, इट इज बिलोंग्स टू कैलिफोर्निया। वो कैलिफोर्निया में रजिस्टर्ड है यूएसए के, तो इसलिए वो हमारे लिए फॉरेन एमएनसी है। क्या है वो? और कोई भी कंपनी रजिस्टर होने के बाद वो एमएनसी बन के ही चलती है। गूगल इज ऑल्सो फॉरेन कंपनी। अल्फाबेट इज द फादर ऑफ गूगल। अल्फाबेट जो है ना, अल्फाबेट कौन है? उसकी पेरेंट कंपनी है। अभी पेरेंट कंपनी कौन थी सर? छोड़ दो, बाद में बताऊँ। हाँ, अभी नहीं, पहले कंपनी जो है सीख लो। पेरेंट्स, डॉटर, सन, सब सिखाऊंगा। ओके, एक जमा दो। हाँ, ओमेगल क्या है? क्या करती है? ओके, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ये ऐप जो आप ये यूज करते हो फेसबुक वगैरह, ये मेटा कंपनी की है। मेटा इज ऑल्सो यूएस कंपनी। तो यूएस से बेस्ड कंपनी किसको बोलते हैं? तो ये मालूम कैसे पड़ता है? मेमोरेंडम का एड्रेस क्लॉज दर्शाता है कि इंडियन एमएनसी की फॉरेन। समझा? अगर आप मेटा का मेमोरेंडम खोलोगे तो उसका एड्रेस क्लॉज के अंदर वो दिखा रहेगा कि हेड ऑफिस कहाँ है उसकी। दिखाऊं अभी एग्जांपल दूं? एक मिनट। एड्रेस क्लॉज ऑफ मेटा कंपनी। मेटा इंस्टा नहीं, फेसबुक को मेटा का देना उसने, अब प्रोडक्ट है ये इंस्टा वगैरह, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, दैट आर द प्रोडक्ट ऑफ मेटा कंपनी। लिखा हुआ है द नेम ऑफ द कॉर्पोरेशन इज फेसबुक। द डेट, पहले उसका फेसबुक कंपनी का नाम, उसने चेंज कर दिया। नेम क्लॉज के अंदर चेंजेस होते हैं, सॉरी नेम क्लॉज मेमोरेंडम के अंदर चेंजेस होते हैं, लेकिन उसके लिए क्या प्रक्रिया है वो आगे बताऊंगा। पहले सीख तो लो ना, फिर चेंजेस भी कर सकते हैं क्या कि नहीं, इसका क्वेश्चन का आंसर मैं आगे दूंगा। ओके, क्लियर? हाँ, इसमें एड्रेस क्लॉज नहीं दिया है। हाँ, ये लिखा है द अमेंडमेंट एंड रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट, नहीं है क्या? एक मिनट,
बता रहा, एक मिनट रुको बेटा। खैर हो आप? मनीष, ये उसका एड्रेस क्लॉज दर्शा है। देखो लिखा हुआ क्या है, एप्पल टीवी आईपैड वगैरह बनता है, रजिस्टर्ड इन यूएस एंड अदर कंट्रीज एंड रीजन्स। आप ना यानी यूएस बेस्ड कंपनी, कौन सी बोलते हो तुम? हाँ, in which country Meta is registered? According to Wikipedia, Meta Platforms, Inc., doing business as Meta, and formerly named Facebook, Inc., and the Facebook, Inc., is an American multinational technology conglomerate based in Menlo Park, California. Okay? ये कैलिफोर्निया कैसे बताया इसने? कि कैलिफोर्निया के रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड है। हर एक सिटी में अपना रजिस्टर होता है ना, रजिस्टर ऑफिस होता है ना, तो उसके पास रजिस्टर्ड है। मेन ब्रांच उनकी वहां है। पूरा वर्ल्ड का बिजनेस मेटा कंपनी कहां से कमांड करता है? कैलिफोर्निया से। ऑफिशियल सारे मीटिंग्स कहां होती है? कैलिफोर्निया के अंदर। समझा? अरे आ रहा क्या समझ में? अब गूगल पूछता है, इन विच कंट्री गूगल इज रजिस्टर्ड? Here is information from Wikipedia. कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में है। अब पूरा खुद का आ गया ना, इसलिए कैलिफोर्निया में उनका रजिस्टर ऑफिस है। ओके, हेडक्वार्टर बोलते हैं। क्या उसको हम हेडक्वार्टर किसको बोलेंगे? ये हेडक्वार्टर कौन तय करेगा मेरे प्यारे बच्चों? एड्रेस क्लॉज। समझा अभी क्लियर? तो आज के बाद एड्रेस क्लॉज अब पूछना नहीं। तो क्लॉज नंबर 2 क्लियर है। आगे बढ़ू, चलो। तो मेमोरेंडम के 2 क्लॉज हम बना चुके हैं। पहला, कंपनी का नाम तय कर दिया, कौन सी कंपनी। कंपनी के नाम के साथ ही डायरेक्टली हमने दिखा दिया कि हम कौन सी कंपनी बनना चाह रहे। अबे कौन सी, पब्लिक की प्राइवेट? पब्लिक। कैसे मालूम पड़ा? कंपनी लिमिटेड रखा सकते हैं, भाटिया कंपनी लिमिटेड या भाटिया फुटवेयर कंपनी लिमिटेड लिखा तो भी चलता, कोई इशू नहीं है। हाँ, आगे बढ़ू। हाँ, अब 2 क्लॉज क्लियर है। अब क्लॉज नंबर 3 वो आता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। अब फिर मेरे को तुषार ने पूछा, सर ये क्या है ऑब्जेक्ट क्लॉज? पहले मैंने उससे तुषार 2 क्लॉज समझ में आ गया, अब लगाओ तो तीसरा भी समझ में आएगा, टेंशन मत ले। सुनो, अब ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या होता है मेमोरेंडम का? ऑब्जेक्ट क्लॉज यानी कंपनी का पर्पस। कंपनी का पर्पस सुनो, ध्यान दो, इधर ध्यान दो। कोई भी कंपनी फॉर्म क्यों हो रही है, उसका मेन पर्पस क्या है? तो ऑफ कोर्स कंपनी बीइंग क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो मेन पर्पस क्या होना चाहिए? प्रॉफिट अर्निंग। तो हमने मेन, अब देखो एक ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर 2 ऑब्जेक्ट लिखते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट तो प्रॉफिट अर्निंग ही होता है, नो डाउट, लेकिन सेकेंडरी ऑब्जेक्ट प्रोवाइडिंग रेंडर्स, प्रोवाइडिंग सर्विस टू सोसाइटी फॉर पर्टिकुलर सेगमेंट देना ही पड़ता है। अब सर ये बात समझ में नहीं है, आप जो बोले, मैं आपको समझा के दे रहा हूँ, टेंशन ले रहे हो, देखो ध्यान दो। लेकिन एक ही बात बताऊंगा, उसके बाद तुमसे पूछूंगा मैं। हाँ ध्यान दो, देखो कोई भी कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर 2 ऑब्जेक्ट देने पड़ते हैं, प्राइमरी ऑब्जेक्ट यानी मेन ऑब्जेक्ट, और दूसरा सेकेंडरी ऑब्जेक्ट यानी सपोर्टिव ऑब्जेक्ट। अगर आप इंडिया के अंदर सब कमाने के लिए आओगे तो तुमको दुकान खोलने देंगे नहीं इंडिया। पूछो क्यों? अपना भला कर रहे हो, बाकी का समाज का, सही कि नहीं? तो हम तुमको बड़े पैमाने पे क्यों जाने दे? तुम सब अपनी जेबी भर रहे होंगे, जाओ आरओसी लगा जा रहे, देखो कंपनी बनने हम नहीं बनने देंगे, जा जो करना कर ले। तो इसलिए क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर लॉ बोलता है 2 ऑब्जेक्ट लिखो। भाई हमारा मेन ऑब्जेक्ट तो प्रॉफिट अर्निंग है, लेकिन सेकेंडरी ऑब्जेक्ट हम कोई तो भी सेगमेंट को प्रमोट करेंगे, बस। अब सर ये बात समझी नहीं, सुनो ध्यान दो। अब देखो आज जितनी भी सारी कंपनियां हैं कमा रही है, अंबानी भाई कमा रहा है, टाटा भाई कमा रहा है, कमा रहा है, हमारे सब भाई कमा रहे हैं। लेकिन आप देखो, नोटिस करो, ये कमाने के साथ साथ कोई तो भी एक पर्टिकुलर एरिया को सोसाइटी में सेगमेंट को सर्विस देने के लिए खोला जाता है। एग्जांपल दूं, रिलायंस एंड टाटा इज प्रमोटेड टू कैंसर इन सोसाइटी। देखा है आपने कभी? टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल क्यों खोला है टाटा ने?
रिलायंस कैंसर हॉस्पिटल क्यों खोला है? क्योंकि वो वेलफेयर के लिए खोला गया है। पहला ऑब्जेक्ट ऑफ प्रॉफिट रखो, लेकिन लॉ बोलता है कि सेकेंडरी ऑब्जेक्ट आप कोई तो भी वेलफेयर का काम करो। भैया कमा रहे हो, सिर्फ अकेले कमाओगे तो देश की उन्नति कैसे होगी? और इसलिए आप देखो कोई ना कोई कंपनी कोई ना कोई सेगमेंट को प्रमोट करती है। जैसे एग्जांपल आप देखिए, टाटा और रिलायंस हेल्थ को प्रमोट करता है। कैसे? उन्होंने अपने फाउंडेशंस खोले। क्या बोले उन्होंने? देखा ना आपने, टाटा ने कैंसर को प्रमोट किया है। आज जो लाखों की दवाइयां है, टाटा हॉस्पिटल में जाने के बाद एक मिडिल क्लास व्यक्ति को वही कैंसर की दवाइयां मात्र हजारों में मिलती है। वही हॉस्पिटल जो लाखों का ट्रीटमेंट है, वही हॉस्पिटल अच्छे से डॉक्टर लेकर वो मात्र हजारों में करता है, क्योंकि ये उनका सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है और वो भी फुलफिल करना एक कंपनी का काम है। इसलिए आरओसी कंपनी बनने के पहले पूछता है कि तुम्हारे दो ऑब्जेक्ट कौन से हैं। चलो प्राइमरी ऑब्जेक्ट तुम रखो, कमाओ, प्रॉफिट अर्निंग करो, कोई बात नहीं, लेकिन सेकेंडरी ऑब्जेक्ट बताओ कि तुम किसको प्रमोट कर रहे हो। और इसलिए आप देखो हर कोई कंपनी कोई ना कोई सेगमेंट को प्रमोट करता है। एग्जाम्पल देखो, बोर्नविटा वो स्पोर्ट्स को प्रमोट करता है कि नहीं करता है? आप देखो ना, बोर्नविटा कितने सारे स्पॉन्सर्स स्पोर्ट्स के लिए डालती है। या फिर आप दोगे तो निहार शांति आंवला ऑयल का 1 रुपया, विद्या बालन क्या बोलती है, इस बॉटल का हर 1 रुपया हम बच्चों की शिक्षा के लिए देंगे। तो वो एजुकेशन को प्रमोट कर रहा है। तो इस तरीके से हर एक कंपनी कोई ना कोई सेगमेंट को प्रमोट कर रहा है, वो हमको लिखना पड़ता है सेकेंडरी ऑब्जेक्ट के अंदर। कौन? रेडबुल स्पोर्ट को प्रमोट करता है। करना ही पड़ता भैया, तुम समाज में वेलफेयर का काम क्या कर रहे हो, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट लिखो। और जहां वो आएगा इवेंट तुम्हारे ऑब्जेक्ट का, हम तुमसे एक्सपेक्ट करेंगे तुम दिल खोल के स्पॉन्सरशिप करोगे और वो सोसाइटी को सर्विस दोगे। कि जिस सोसाइटी से तुम कमा रहे हो उस सोसाइटी को वेलफेयर काम देना भी तुम्हारा बनता है। इसलिए प्राइमरी ऑब्जेक्ट रखो प्रॉफिट, लेकिन सेकेंडरी ऑब्जेक्ट आप रखो प्रोवाइडिंग सर्विस, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। अब बताओ, यहाँ पे आरओसी तुमसे पूछेगा कौन से सेगमेंट में प्रमोट करोगे, बताओ सोसाइटी को कौन सी सेगमेंट की सर्विस दोगे वेलफेयर के लिए? अरे बताओ, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट लिखना है। हाँ, हेल्थ, एजुकेशन, कल्चर, किसको प्रमोट करोगे? हैंडीकेप पीपल्स। तो हैंडीकेप पीपल के लिए हेल्थ ही आएगा ना फिर तो हम यहां लिख देंगे हेल्थ, प्रोवाइडिंग हेल्थ इन सोसाइटी। ओके, हेल्थ सर्विस इन प्रोवाइड। यानी क्या सीखा आपने? हेलो ए बच्चा लोग, यानी एक ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर कंपनी को बनाने का पर्पस सर्व होता है, और उसमें पहला ऑब्जेक्ट जो है प्राइमरी ऑब्जेक्ट वो प्रॉफिट अर्निंग होता है। कोई भी कंपनी बोलो, लेकिन प्रॉफिट के साथ हम आपको प्रॉफिट कमाने क्यों दे? बताओ, आपने हमारे लिए क्या भला करना है, समाज के लिए क्या भला करना है, देश के लिए क्या भला करना है, वो बताओ। तो इसलिए उसका भी ऑब्जेक्ट आपको रखना पड़ेगा, वो सेकेंडरी ऑब्जेक्ट। क्या है वो? समझा क्या आपको? क्लियर? हाँ, तो इसलिए आप देखो सारी कंपनियां कोई ना कोई सेगमेंट को प्रमोट करती नहीं करती? जैसे नवनीत इको फ्रेंडली को प्रमोट करती है। आप देखो ना, बोलती ना हम पेड़ नहीं काटते। अरे नहीं मालूम हमको, नवनीत कंपनी क्या बोलती? हम पेड़ नहीं काटते और कागज हम इस तरह बनाते पत्तों से, पेड़ से नहीं। अरे पहले क्या होता था, कागज जो था ना, कागज पेपर, वो पेड़ को काट के बनाया जाता था। आज टेक्नोलॉजी बढ़ा के उनकी लीव्स को काट के पेपर बनाया जाता है। समझा मेरी बात मेरे प्यारे बच्चों? तो इस तरीके से हर कोई अपना अपना सेकेंडरी ऑब्जेक्ट लेके बैठा हुआ है, और वो कहां डालना है बोलो मेरे प्यारे बच्चों? ऑब्जेक्ट क्लॉज कर। लिखा दिस क्लॉज स्पेसिफाइड द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी एंड द एक्टिविटीज दैट इज ऑथराइज्ड टू कैरी आउट। अब आप देखो, कैंसर हॉस्पिटल रिलायंस खोल के बैठा कि नहीं खोल रहा है? क्यों खोल रहा है? वो चाहे ना चाहे खोलना ही है, दिखाना ही है उनको। ये तो इंडिया के अंदर तुमको कमाने दिया जाएगा नहीं, क्योंकि जब अपनी जेब भरोगे तो अलाउड नहीं है। जाओ, देश का भला क्या कर रहे हो वो भी दिखाओ, तो कमाने के साथ देश का भी भला भी करो। इसलिए आप देखो हर कंपनी प्रमोट कर रही है। छोटे लेवल पे करो, कौन बोलता बड़े लेवल पे करो? जितनी तुम्हारी करने की कैपेसिटी उतनी करो भाई, करो, लेकिन करो, वेलफेयर करना है। पूछो क्यों? समाज बिजनेस चलता है, और बिजनेस लोग ही अगर अपनी जेब भरने रहेंगे तो समाज का कल्याण कौन करेगा?
देखो ये तो आप अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए दे रहे हो ना। एम्प्लॉइज को आप नौकरी क्यों दे रहे हो? तुम्हारा काम है वो। समाज को क्या भला कर रहे हो जिसमें तुम्हारा भी बेनिफिट ना हो? वो सेकेंडरी ऑब्जेक्ट। क्या है वो? आज देखो टाटा कंपनी कितना डोनेट करती है, आपको मालूम है? अभी अच्छा, रिलायंस ने अभी एक वो बनाया ऑडिटोरियम बड़ा। नहीं, वो तो प्रॉफिट के लिए है ना, नॉन प्रॉफिट के लिए क्या कर रहे हो? वो उसका एक बिजनेस का टाइप है। रिलायंस का जो मॉल है ना, मॉल बिग बाजार वगैरह, ये उनके आउटलेट्स हैं, उनके कमाने के लिए डाला उन्होंने, कोई ऐसे समाज के लिए कल्याण के लिए। तो प्राइवेट प्राइमरी एम में आएगा वो, प्रॉफिट मोटिव के लिए। क्लियर समझा आपको? क्लियर? यानी कुछ संस्थान तुमको समाज की सेवा के लिए, समाज के वेलफेयर के लिए खोलने हैं, और कुछ संस्थान तुम खोलो ना अपनी दुकान कमाने के लिए। तो प्राइमरी ऑब्जेक्ट और सेकेंडरी ऑब्जेक्ट कौन तय करता है? ऑब्जेक्ट क्लॉज, क्लॉज नंबर 3। क्लियर पिक्चर समझ आया? हाँ बोल, क्या है? अरे अंबानी इतना कमाता, कुछ पैसा उसने रिलायंस हॉस्पिटल खोल भी दिया तो क्या फर्क पड़ना है उसको? कुछ फर्क नहीं पड़ना है, कुछ नहीं। हाँ बोलो। सेकेंडरी ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए, वो वेलफेयर के लिए होना चाहिए, पब्लिक के वेलफेयर के लिए। ओके, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट वेलफेयर के लिए होना चाहिए। ओके, हाँ बोल, क्या इशू है तेरा? ओके, क्लियर? पहली बात, एड का कनेक्शन यहां पे कहां से हो गया? तो प्रमोशन नहीं चाहिए यहां पे, पर्पस चाहिए। हमने कंपनी क्यों खोली है? विमल कंपनी प्रमोट करती होंगी ना किसको? अब मुझे क्या पता, मैं विमल खाता क्या? अच्छा एक और बात सुनो, विमल टोबैको लेस हो चुकी है आज। विमल से टोबैको का कंटेंट हटा दिया है, वो ओनली फ्रेशनर टाइप जो होती है ना, माउथ फ्रेशनर, वो बना दिया गया है। लेकिन विमल के अंदर टोबैको डाल के लोग खाते हैं। आप देखो, आपके घर के आजू लेबर होते होंगे, थर्ड लो क्लास वाले बच्चे जो होते हैं, लेबर्स जो काम करते हैं, वो क्या करते हैं? वो विमल लेते हैं पुड़ी ऐसे हाथ में, और एक पीले कलर की पुड़ी आती, वो मिला के ऐसे करके फिर खाते हैं। ए प्लीज, ये अगेंस्ट है, यूट्यूब पे बैन कराओगे मुझे, सॉरी, ये सब एजुकेशन पर्पस। हाँ, ए ओके, क्लियर, डन। आगे बढ़ू। क्लॉज नंबर 4 होता है लायबिलिटी क्लॉज। सॉरी, होपफुली जल्दी हो जाए, हम लोग वो सेगमेंट में आ जाए। अभी फिलहाल नहीं है ना? हाँ ध्यान दो। अब देखो, मेमोरेंडम में हमने एमओए में पहला क्लॉज देखा, नेम क्लॉज। क्लियर? दूसरा देखा हमने एड्रेस क्लॉज, ADD आता ना। हाँ रे, इसका दूसरा नाम क्या है? सिचुएशनल क्लॉज। सिचुएशनल क्लॉज क्यों बोलते बोलो? कहां से बिलोंग करती है सिचुएशन, कहां से सिचुएट करती है, ऐसे बोलते ना हम। हाँ, सिचुएट करते हैं, इसके सिचुएशनल क्लॉज बोलते हैं। तीसरा आता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। ओके, अब चौथा जो है वो होता है लायबिलिटी क्लॉज। लेकिन लायबिलिटी क्लॉज जो है ना, ये मैं आपको समझा सकता तब तक नहीं हूं जब तक आप 5वां क्लॉज नहीं पढ़ रहे हो, वो है कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज सिवा बिना समझाए मैं आपको लायबिलिटी क्लॉज नहीं समझाऊंगा। दोनों इंटरकनेक्टेड है, इंटररिलेटेड। तो लेट्स व्हाई पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज कैपिटल क्लॉज।
अब इस क्लॉज के अंदर हम इंफॉर्मेशन करके रहे, देखो मेमोरेंडम के अंदर टोटल इंफॉर्मेशन हम क्लॉजेस वाइज डिवाइड कर रहे हैं बस, यानी जो इंफॉर्मेशन कंपनी को फॉर्म करने के लिए लगता है वो सारी इंफॉर्मेशन जब हमने डिवाइड किया 6 पार्ट्स में, उसी को नाम दिया क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम। समझा आपको क्लियर? तो एक कंपनी को फॉर्म करने के लिए जो इसेंशियल इंफॉर्मेशन है वो हम मेमोरेंडम में फिट करने जा रहे हैं। 3 क्लॉज बन चुके हैं, चौथा क्लॉज बाकी है, लेकिन पहले बनाएंगे 5वां क्लॉज, और वो है कैपिटल क्लॉज। तो कैपिटल क्लॉज क्या एक्सप्लेन करता है, इसको पढ़ाने के लिए अब इसको पढ़ाने के लिए अब कई सारे टॉपिक खोलने पड़ेंगे अंदर ही अंदर, और इसको पढ़ाने के लिए कम से कम 2 सेशन या 3 सेशन लग जाएंगे। यानी एक स्टेज का एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए और एक डॉक्यूमेंट का एक क्लॉज पढ़ाने के लिए देखो कितना हम डीपली अंदर जा रहे हैं, और यही डीपली अंदर जाते जाते आपके नए नए टॉपिक्स होते जा रहे हैं। इसी सीक्वेंस में हम आपको पढ़ाते हैं। आपका फॉर्मेशन ही आपका 70% आपका काम एसपी का कर लेता है, 11 to 12 का। समझा मेरे प्यारे बच्चों? शुरू करूं? चलो, अब यहां पे हम बात कर रहे हैं कैपिटल क्लॉज क्या होता है। ये क्लॉज समझ में आया तो लायबिलिटी क्लॉज अपने आप समझ में आ जाएगा। सुनो, इस क्लॉज के अंदर हमको 2 अमाउंट भरनी पड़ती है। पहली भरनी पड़ती है फेस वैल्यू ऑफ शेयर, और दूसरी होती है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। अब सबसे पहली बात तो आप जो बोले वो कुछ भी हमको नहीं समझा, बराबर है कि नहीं? हाँ, तो अगर कैपिटल क्लॉज समझना है बच्चा लोग, तो आपको 2 चीज समझनी पड़ेगी। पहला आता है फेस वैल्यू ऑफ शेयर, और दूसरा ऑथराइज, व्हाट इज ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। और इसको पढ़ने के पहले हम पहले पढ़ेंगे व्हाट इज शेयर। सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज शेयर। जब तक ये नहीं आएगा तब तक आपको कैपिटल क्लॉज नहीं आएगा। आज जो मैं आपको शेयर पढ़ाने जा रहा हूं वो सिर्फ 11 में नहीं, पूरे 12th के उस एसपी में भी काम में आएंगे आपको। ओके, ध्यान रखो। हाँ, ये 12th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में 8 मार्क का क्वेश्चन शेयर के ऊपर आता है। तो बता दिया ना? हाँ, तो पहले कंसेप्ट तो बता दो, फिर आपको मैं पेपर बताऊंगा। पेपर में वही क्वेश्चन आएंगे जो मैं बताऊंगा आपको, टेंशन मत लो। हाँ, आगे 12th में जो पढ़ाऊंगा ना मैं आपको, तो मैं बोलूंगा बेटा ये क्वेश्चन करना 8 मार्क का आएगा तो आते ही है, टेंशन मत लो। क्योंकि जब हम उनको पढ़ाते ना तो हमारे आंखों के सामने पेपर आ जाता। पेपर क्या था? पेपर। ओके, पूछो क्यों? अरे 10 साल से वही काम कर रहे हैं तो हमको पता नहीं क्या पेपर वाला क्या पूछ सकता। सिंपल, तुम बताओ 11वां साल है मेरा ये, अब 10 साल से कोई एक ही चीज करेगा तो उसको तो ना देखना पड़ेगा, हाँ ये क्वेश्चन आ सकता कि नहीं। फिर तो मेरे एक्सपीरियंस पे मेरे को वो हो जाएगा, काम खराब हो जाएगा फिर, सही कि नहीं? हाँ, ओके। और आपको आपके सीनियर ने बताया नहीं क्या, सर जो बोलते वही करके जाओ, आ जाएगा पेपर में। फिर बेटा पूरी इंफॉर्मेशन लेके नहीं आता ना, वही तो बात है। चलो ठीक है। हाँ, जो क्वेश्चंस आपको हम बताएंगे कि 8 मार्क का आएगा, ये 4 मार्क का आएगा करके जाओ, तो क्वेश्चन आता है तो करके जाना। ठीक है, क्लियर? अभी शेयर का अभी बता रहा हूँ 11 में, देखो 12th में रहते हुए 11th में ही बता रहा हूँ 12th का, और क्या करूँ बताओ? हाँ सुनो, पूरा पेपर बताऊंगा, टेंशन मत ले। हाँ, शुरू करूँ? हाँ, सबसे पहले बात करता हूँ व्हाट इज शेयर। अब शेयर के बारे में थोड़ी उलझी बात करते हैं। शेयर आज नहीं आएगा, शेयर को सीखना है तो अगले 3 या 4 सेशन तुमको बिल्कुल भी सोचना नहीं मेरे को आ रहा कि नहीं आ रहा। 5वें सेशन में आ जाएगा शेयर, ये गारंटी मेरी। डन? तो अगले 4 सेशन तुमको बिल्कुल भी दिमाग को तान देना नहीं है, रिलैक्स। क्योंकि आज मैं आपको ऐसी टर्म पढ़ाने जा रहा हूं जिसको समझना सबसे मुश्किल है, सबसे मुश्किल। पूरा एसपी एक जगह और सभी एक वर्ड पढ़ाना इस जगह, इतना एनर्जी हमको लगता है सिर्फ एक शेयर पढ़ाने में। और जब तक शेयर नहीं आएगा तब तक हम ये क्लास से हम गुजर सकते नहीं है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करें। देखो अभी तक के 10 क्लासेस गई मेरे यहाँ से, 10 को आ गया, तुमको भी आ जाएगा, टेंशन मत लो। लेकिन ध्यान से भी आ दो बस, और कुछ नहीं है, बराबर? ए लास्ट बेंच, बराबर ना? हाँ, चलो सॉरी याद नहीं आया टाइम पे, याद नाम इसलिए बोल दिया। हाँ, सो व्हाट इज शेयर। अब शेयर की बात करूं, कैपिटल क्लॉज समझना है तो शेयर समझना पड़ेगा। क्यों समझना है बताओ? क्योंकि कैपिटल क्लॉज के अंदर 2 टाइप की डेटा भरनी पड़ती है, एक तो फेस वैल्यू ऑफ शेयर और दूसरा
वो ऑथराइज शेयर कैपिटल। और दोनों को समझने के लिए पहले शेयर समझना पड़ेगा, इसलिए अब हम इसके अंदर जा रहे हैं। कैपिटल क्लॉज के लिए पहले शेयर पढ़ते हैं, व्हाट इज शेयर। हाँ, तो शेयर के लिए पहले मैं उलझुल जी बात करता हूँ। शेयर इज द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी हैविंग डिस्टिंक्टिव नंबर। बोलो मेरा, शेयर इज द शेयर, शेयर इज द शेयर इन अ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। ओके क्लियर? हाँ, दूसरा बता रहा है शेयर इज द यूनिट ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। फिर आगे बता रहा है इट मींस द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर्स इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स, ईच पार्ट इज नोन एज शेयर्स। It's a source of own capital which can be raised by the issue of share to general public or to different group of peoples. Every share has three type of values: face value, issuing value and market value. And the face value is must be mentioned. Face value must be mentioned in the capital clause of memorandum. Face value must be mentioned in the capital clause of memorandum of association. अब इसको मैं एकदम सिंप्लीफाइड में आज ही कोशिश करता हूं समझाने का। ओके, सुनो। जब मैंने ये इंग्लिश में पढ़ा तो ये चारों बच्चे ऐसे बेहोश हो गए कि ये क्या कर रहे सर। जान दो, कंपनी नहीं खोलते। जो मेरे पास बैठे थे, कौन चार बच्चे थे? तुषार, वरुण और हर्ष और धीरज, बराबर कि नहीं? नील। हाँ, ये चारों पांचों बच्चे जो मेरे पास आए थे बनाने कंपनी, वो बोलते जान दो सर नहीं खेलता, मैं बेईमानी कर रहे तुम, ये कुछ भी बता रहे, इतनी भयंकर अगर कंपनी बनती तो हमको कंपनी चाहिए ही नहीं। अरे भैया बड़े पैमाने पे कैसे जाएगा, फिर सीख ले, काम में आएगा, कुछ भी नहीं है, सुन ले। तो देखो मैंने क्या बताया, सुनो। मैंने यहाँ पे उनको समझाया कि देखो कंपनी जब बनती है तो कंपनी के अंदर हर एक मेंबर या ओनर जो कैपिटल डालता है, कैपिटल, वो कैपिटल एक मालक का तो होता नहीं है, वो बहुत सारे मालकों से मिलके बनता है। हाँ, अरे सिंपल है ना। अब 50 लोग प्रमोटर्स हैं तो 50 लोगों ने लागत लगाई हुई है ना, दुकान में लगाई हुई है ना। अब जो कंपनी बनेगी तो इनका जो टोटल कैपिटल है वो कंपनी का कैपिटल कहलाएगा ना, बराबर कि नहीं? अरे ये पार्टनरशिप से चालू दुकान बना रहे ना कंपनी, तो ये टोटल जो अमाउंट है सभी मेंबर्स का और आगे जो मेंबर आएंगे वो भी, उनका टोटल कैपिटल को हमने नाम दिया शेयर कैपिटल। पूछो क्यों? देखो सुनो, क्योंकि इसमें एक का हिस्सा नहीं है, बहुत सारे लोगों का मिलके हिस्सा है, इसलिए वो हिस्से के लिए हमने वर्ड यूज किया शेयर, और टोटल कैपिटल को नाम पड़ा शेयर कैपिटल। नॉर्मल सोल ट्रेडिंग कंसर्न और पार्टनरशिप फर्म में जब कैपिटल लगाया जाता है तो उसमें सिर्फ कैपिटल बोलते हैं, लेकिन कंपनी के अंदर जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जाता है उसको अपन बोलते हैं शेयर कैपिटल। और उस शेयर कैपिटल का एक हिस्सा मैं कितने का रखता हूं, मिनिमम वैल्यू, जिससे आगे भी मैं ये हिस्से बेचकर, ओनरशिप बेचकर, मैं मालिकानाशिप बेचकर कंपनी के पास, बिजनेस के पास कैपिटल रेस कर सकता हूं। उस मिनिमम वैल्यू को हमने नाम दिया फेस वैल्यू ऑफ शेयर। ये उलझुल सी बात होती, मैंने सुलझा के दिया ही नहीं अभी तक, मैं यही वापस क्यों करूं? मैं अभी आपको सुलझा के दे रहा हूं उसको। अब मानने के लिए अब यहां पे इन्होंने मेरे को चावल नहीं बोला, सर कुछ भी नहीं समझा हमको जो आपने पढ़ाया। अब हमको आप बताओ बड़ा ये शेयर क्या चीज है ना। देखो सुनो, ध्यान दो इधर। अब इसके लिए बहुत बड़ा गणित है जो यहां पे करना है अपने को, कैलकुलेशंस। सुनो, मैंने बोला देखो तुम कंपनी बनना चाह रहे हो, कौन सी कंपनी? तो तुम बनना चाह रहे हो पब्लिक कंपनी, बराबर कि नहीं? और एक पब्लिक कंपनी की साइन क्या है? अनलिमिटेड मेंबर्स। और ये अनलिमिटेड मेंबर्स का बेनिफिट क्या है कि आप आम जनता से आप अपने 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 कैपिटल के अंदर कंट्रीब्यूट करवा के उनको मालिकानाशिप देकर आप उनको मालक बनाकर अपना बिजनेस का कैपिटल रेस करके बिजनेस को बढ़ा सकते हो। कितना? अनलिमिटेड।
फिर उन्होंने बोला समझा नहीं कुछ भी। ना ठीक है देखो सुनो समझा के दे रहा हूँ, ध्यान दो। मैंने क्या बोला, शेयर आने में कितने लगेंगे, 4 दिन। ये 4 दिन तुमको बिल्कुल भी सोचना नहीं मेरे को आ रहा कि नहीं आ रहा, 5वें दिन पे आ जाएगा। देखो कंपनी के अंदर जितने भी लोग होते हैं उन सबका जब कैपिटल एक साथ कंप्यूट करते हैं उसको हमने नाम दिया शेयर कैपिटल। और जितने भी मेंबर्स ने कैपिटल लाया बिजनेस के अंदर, जितने भी मेंबर्स ने कैपिटल लाया, ये तो प्रमोटर आगे चल के क्या बनोगे, तुम बन जाओगे मेंबर। क्या बनोगे, अभी तुम प्रमोटर हो, कंपनी फॉर्म होते ही तुम बन जाओगे मेंबर। तो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट भी, हर एक की इन्वेस्टमेंट नंबर ऑफ शेयर से काउंट होती है। अब सर नंबर ऑफ शेयर ये क्या, ये तो बताओ। मैंने बोला क्या करना पड़ता है, जितना भी टोटल कैपिटल है उसको नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है, हिस्से बांटने पड़ते हैं, और एक छोटा सा एक हिस्सा, एक वैल्यू फिक्स करनी पड़ती है कि हमारा एक हिस्सा कितने का। वो जो एक वैल्यू जो हमने फिक्स किया छोटा सा, उस वैल्यू को हमने बोला फेस वैल्यू ऑफ शेयर, और वो छोटा सा एक हिस्सा वो टोटल कैपिटल का बन जाता है शेयर। अब सर ये समझा नहीं, मैं देखो मानने के लिए तुम लोग 50 लोग हो, अब 50 लोगों ने 50 लोग तुम प्रमोटर हो, कौन हो तुम, प्रमोटर्स। तुम 50 लोग प्रमोटर्स हो, कौन हो। अब एक एक की इन्वेस्टमेंट कितनी, एवरेज बताओ तो सर। एक एक की एवरेज 5 लाख नहीं जान दो, 10 लाख। आज तारीख में 10 लाख रुपए एक एक का पैसा लगा हुआ है वैल्यूएशन, यानी प्रति मेंबर का कैपिटल कितना लगा हुआ है, 10 लाख। अब जो भी यहां पे तुम्हारा जब कंपनी बन जाएगा तो प्रति मेंबर अगर 10 लाख रुपए है तो ऐसे 50 लोगों से कितना आएगा, तो 50 प्रमोटर से 5 करोड़ रुपए आएगा। तो ये 5 करोड़ रुपए, ये 5 करोड़ रुपए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 5 करोड़ रुपए जो है ना, ये कंपनी के अंदर शेयर कैपिटल कहलाएगा। अब ये शेयर कैपिटल के अंदर तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरी इन्वेस्टमेंट 10 लाख, नहीं, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो नंबर ऑफ शेयर से काउंट होगी। सर समझा नहीं, मैं देखो सबसे पहले तुम्हें एक टुकड़ा कैपिटल कितना कम से कम रखना पड़ेगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ दी मिनिमम वैल्यू ऑफ दी पर शेयर ऑफ द शेयर कैपिटल इज फेस वैल्यू ऑफ शेयर। तुम ना देखो तुम्हारी जो एक एक पर्सन की इन्वेस्टमेंट है या आगे जितने भी पर्सन इन्वेस्टमेंट करेंगे उन सबकी इन्वेस्टमेंट कंपनी के अंदर अमाउंट में नहीं मापी जाती है, हम नंबर ऑफ शेयर्स में मापते हैं। यानी क्या कि हमने पहले एक हिस्सा, एक वैल्यू फिक्स करनी है इसकी कि छोटा एक हिस्सा कितने का, मिनिमम वैल्यू, कि कम से कम किसी व्यक्ति को अगर तुम्हारी दुकान में मेंबरशिप चाहिए तो कितने का हिस्सा देकर कंट्रीब्यूट कर सकता है कि मैं तुम्हारी दुकान का मालिक बन रहा हूं। तो इधर से नील बोलता है 10 लाख रखो, 10 लाख होंगे, 10 लाख में कितने मिलेंगे, 50 मिल गए। तुमको अगर 5,000 लोग चाहिए तो नहीं मिल पाएंगे, 50,000 चाहिए तो नहीं मिल पाएंगे। सब 50 चाहिए ही क्यों हमको, सही कि नहीं। अरे जितने लोग ज्यादा होंगे उतना तो हमारा हिस्सा कम बढ़ेगा ना प्रॉफिट में, बराबर कि नहीं। लेकिन अगर तुमको दुकान वर्ल्ड वाइड खेलना है, वर्ल्ड वाइड, तो तुमको करोड़ों में पैसे चाहिए। और एक अगर तुम किसी को बोलोगे 10 लाख रुपए दे तो तुम्हारे आजू बाजू के लोग, तुम्हारे जाने पहचाने लोग, या 50 लोग तुमको मिल गए, तुम 51 भी मिल गए, 60 भी मिल जाएंगे। लेकिन 60 के बाद क्या होगा, जो तुमको पहचानते नहीं वो 10 लाख रुपए तुम्हारे धंधे में क्यों डाले, क्यों डाले, तुम्हारे डंडे में डाले क्यों। वो बोलेगा मैं 10 लाख रुपए पागल है, कोई भाई कोई 200-300 रुपए का खेल है क्या, 10 लाख रुपए की बात कर रहा, पागल है क्या, चाहे यहां से भग, बराबर कि नहीं, बराबर कि नहीं। अरे कोई तुमको बोल दिया मेरे बनने में 10 लाख डालो, तुम सोचोगे ना। लेकिन मैंने बोल दिया एक काम करो, 100 रुपए में तुमको मैं मालक बना रहा हूं, 100 रुपए में, 100 रुपए तो मालक बनो, वननेस का आजीवन, वननेस कमाएगा तुम भी कमाओगे। तो कोई भी इंटरेस्टेड नहीं देगा क्या, अरे ओनरशिप देना, ओनरशिप 100 रुपए में। तो ये नील बोलते, ये हर्ष तुषार बोलता सर ये क्या हो गया आपको, इधर 10 लाख रुपए हम बनाए डाले तब हमको ये दुकान के अंदर मालिकाना शेयर मिल रही, तुम 100 रुपए में किसी को मालिक बना रहे हो, ये क्या हलवा है क्या। मैंने बोला 100 रुपए भी नहीं, मैं 10 रुपए में मालिक बनूंगा,
बोला सर ये मजाक मस्ती बंद कर। बोला हमने क्या पागल है क्या 10 लाख रुपए डाले हुए, हमको क्या पागल कुत्ते ने काटा था क्या? आप बोल रहे हो 10 रुपए तो मालक बनो, वो भी ऐसे पर्सन को आप मालक बनाओगे जिसको आप जानते भी नहीं हो। तो मैंने बोला भाई देख, मैंने एक छोटी अमाउंट सेट की है यहां पे कि एक कैपिटल के अंदर एक छोटा सा टुकड़ा, कितना, तो छोटे की टुकड़े की वैल्यू हमने 10 रुपए या 100 रुपए या 50 रुपए या 20 रुपए, जितनी भी वैल्यू आपको सेट करनी अभी कर लो। तो ये हर्ष बोलता कि सर 1 लाख रुपए रखो, 1 लाख रुपए, कम से कम 1 लाख रुपए। मैं देख 1 लाख रुपए रखने में मुझे कुछ नहीं है, लेकिन 1 लाख रुपए वाले कितने लोग तुमको मिलेंगे? क्योंकि 1 लाख रुपए कोई नए नवेले को देगा क्या बिजनेस में? और अगर ऐसा तुम करोगे तो मेंबरशिप ब्लॉकेज कर दोगे। अरे भाई अगर तुमको 1 लाख रुपए कोई धंधे में बोले आओ तुमको मैं मालक बना रहा, लेकिन तुम नहीं चलाओगे दुकान हम चलाएंगे, तुम सब कमाने के लिए प्रॉफिट हो तो एंजॉय करोगे, लॉस हो तो सफर करोगे, तो तुम कौन देगा? बताओ, कोई देगा नहीं। लेकिन यही बोलते हो 10 रुपए रखो, तो जिसको 1 लाख देना होगा वो खुद ही नंबर ऑफ शेयर बढ़ाएगा ना। एक छोटी अमाउंट तो फिक्स करो पहले, समझा कुछ तुमको? यानी अगर सपोज फॉर एग्जांपल तुम्हारी दुकान में किसी को 1 लाख डालना भी है तो मैंने मना तो ना किया है, उतने नंबर ऑफ शेयर उसको बढ़ा के देंगे। लेकिन मिनिमम वैल्यू अगर सेट करूं, कम से कम वैल्यू सेट करोगे तो कोई भी आजीवन नॉर्मल इंसान भी तुम्हारी दुकान में इन्वेस्टमेंट करने को सोचेगा नहीं। लेकिन अगर तुम पहले ही अमाउंट बढ़ा के रखोगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स जो होंगे वो आगे जो बनने होंगे वो कम बनेंगे, क्योंकि अभी तुमको जो 10-10 लाख रुपए देने वाले वो कौन थे? तुम्हारे परिचित थे। लेकिन तुमको अगर करोड़ों अरबों में तुमको बाइडन को तुम चप्पल बनाना चाहते हो तो वहां तक फैलाने के लिए तुमको कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा ना। बिना कैपिटल के धंधा कैसे बढ़ेगा? और कैपिटल बढ़ाने के लिए तुमको पब्लिक कंपनी बना के दे रहा मैं, यानी आम जनता को तुम कैपिटल में कंट्रीब्यूट करा के उनको मेंबर बनाओ ना। लेकिन एक मिनिमम वैल्यू सेट करो भाई, कम से कम कितना, तो कम से कम इतना रुपए देना पड़ेगा, इससे नीचे नहीं, इससे नीचे नहीं देता। तो कम से कम मिनिमम वैल्यू तय करो। कितनी करूं सर? 10 रुपए करो, मैं तो बोलता, ताकि हर आम नागरिक भी तुम्हारी दुकान में इंटरेस्ट दिखाए। फिर सर प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा? जितना जिसका इन्वेस्टमेंट होता है तो प्रॉफिट में हिस्सा। अब मैं आपको बताऊं कैसे। देखो बोला सर फिर हमने 10 लाख बड़े हो गए। अरे गए क्यों भाई? तुमको उतने नंबर ऑफ शेयर देकर, तुम्हारे हिस्से का जो कैपिटल लगा हुआ है उतने नंबर ऑफ शेयर देकर तुमको आजीवन उतना अमाउंट प्रॉफिट में से मिलेगा, जितना जिसकी लागत उतना उसका प्रॉफिट में हिस्सा। इस तरीके से सबसे फेयर होगा, क्या होगा? और हर नागरिक, आम नागरिक भी तुम्हारी दुकान में इंटरेस्ट देगा। सर फिर दखल दे दो, दखल देने देते नहीं है। पूछो क्यों? कंपनी के चालक और मालक अलग अलग होते हैं। कंपनी चलाता सभी लोग नहीं है। अब तुम जो 50 लोग, तुम 50 लोग नहीं चलाओगे, तुम में से मैं 10-12 निकालूंगा आगे, उसको ऊपर बिठाऊंगा और वो कंपनी को चलाएंगे तुम्हारे बिहाफ में वोटिंग करके तुमसे, और उसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या बोलते हैं हम उसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेंबर भी होते हैं लेकिन चालक भी होते हैं, यानी मालक भी है और चालक भी है। समझा क्या आपको? यानी सभी को दखल देने की जरूरत नहीं, सभी सब प्रॉफिट और लॉस में एंजॉय करेंगे, बाकी खुलेआम बैठ रहेंगे बस इन्वेस्टमेंट के तौर पे। तुमको पैसा, आजीवन पैसा मिलेगा। कब तक? जब तक तुम्हारे पास वो शेयर है। अब सर कोई, आप बोल रहे हो आम नागरिक को इन्वॉल्व करेंगे, ये क्या कोई भी ऐसे चालू दुकान में कोई आएगा क्या? और आएगा तो उसको क्या मिलेगा? हम उसको बकायदा एक सर्टिफिकेट देंगे, एविडेंस तौर पे तू मालक है, यानी तेरा पैसे डूबने वाला कहीं नहीं, सब पक्के में काम है, पक्के में काम है। क्या सबको मेरे पास समझ आ रहा है? तो ये जो कम से कम जो अमाउंट हमने तय किया ना, कम से कम अमाउंट, क्यों? ताकि कोई भी इन्वॉल्व हो सके। ज्यादा जितनी रखोगे, देखो रखने में 10 रुपए रखो या 1 लाख रुपए रखो, जो भी अमाउंट रखोगे वो अभी तय होगा फॉर्मेशन के वक्त। कितने का एक टुकड़ा कैपिटल का, कितना रख सक रहे हो मिनिमम वैल्यू एक टुकड़े की कैपिटल की, टोटल कैपिटल की, वो हमको अभी तय करना है। क्यों? क्योंकि मेमोरेंडम अभी बन रहा है, कैपिटल क्लॉज अभी बन रहा है, फेस वैल्यू भी अभी ही फिक्स करनी पड़ेगी। तो अगर हमने 1 लाख रख दिया तो 10 लोग फिल्टर हो जाएंगे, हो जाएंगे। लेकिन मैं तुमको तुम 10 रुपए तो मालक बनो हमारी कंपनी का, आजीवन हम कमाएंगे, तुम भी कमाओगे, तो कोई भी 10 रुपए देने को सोचेगा, 100 रुपए देने को सोचेगा नहीं, 50 देने को नहीं। तो मैं बोलता हूं कम से कम मिनिमम वैल्यू रखो। एक हिस्सा कितने का आप बेच सकते हो? तुमको समझा क्या? यानी मालिकाना शब्द तुम जब बांटोगे तभी पैसा आएगा, और जब तुम कमाओगे साथ में वो आदमी भी घर बैठे बैठे कमाएगा। कैसे? कि
क्या खरीद कर? शेयर खरीद कर। उसको खरीदना एक ही बार है और उसके ऊपर प्रॉफिट उसको आजीवन मिलना है। तो क्यों? क्योंकि वो जो पैसा उसने इन्वॉल्व किया वो तुम्हारे पास आ रहा है, तुम्हारे पास आ रहा है, उससे तुम कर रहे हो बिजनेस। क्या कर रहे हो तुम? और वो बिजनेस का जो प्रॉफिट होगा उसमें उसका पैसा भी लगा हुआ है, इसलिए उसका भी हिस्सा है उसके अंदर। इस तरीके से हर कॉमन पीपल पब्लिक कंपनी के अंदर शेयर खरीदकर कैपिटल में कंट्रीब्यूट करता है और कैपिटल से व्यापार चलता है, व्यापार से कमाई होती है, प्रॉफिट जो बटेगा वो सब में बटेगा। जितना जिसकी लागत उतना उसका प्रॉफिट में हिस्सा। अब सर ये समझा के दो कैसे? मैं देख सिंपल, सपोज फॉर एग्जांपल समझो, देखो ध्यान दो, अब इसको पिक्चर में समझाते हैं हम पूरा। क्या मेरी बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है? सपोज फॉर एग्जांपल मैंने अभी एक वैल्यू हिस्से का 100 रुपए रखा, क्या रखा हमने? 100 रुपए रखा। एक इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलेंगे हम इसको? ये कभी चेंज नहीं होती, एक बार फिक्स हो गई तो। शेयर यानी एक टुकड़ा, शेयर यानी क्या होता है? टुकड़ा किसका? कैपिटल का। इसलिए देखो आप फर्स्ट लाइन आपने क्या पढ़ा? शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। टोटल कैपिटल का एक टुकड़ा जो हमने बनाया उसको बोलेंगे शेयर। नहीं, फॉर्मेशन को जो बन गया बन गया। कैपिटल का टुकड़ा, कंपनी कैपिटल को शेयर कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल का एक हिस्से को हम बोलते हैं शेयर, सिंपल भाषा में। समझा क्या? और यहां पर जितने भी लोग कैपिटल लाएंगे उनका जो कैपिटल है वो कंट्रीब्यूट होगा नंबर ऑफ शेयर से मेजर होता है। दैट्स व्हाई मैंने बोला शेयर इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। एग्जांपल दूं, देखो अभी ध्यान दो, अब तुमको समझ में आ जाएगा, एकदम सिंपल है। अब मान के चलो यहां 50 लोग नहीं है, यहां मान के चलो, यहां पे एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ये 50 लोग नहीं है। सपोज यहां पे कंपनी बनाने के लिए हमारे पास यहां पे है सपोज ये 5 लोग, ये 6 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 लोग। अब बताओ पब्लिक कंपनी के मिनिमम 7 लोग चाहिए थे। सपोज 7 लोगों ने ये कंपनी बनाई। क्या बनाई? कंपनी। अब कंपनी बनाने के बाद सबका इन्वेस्टमेंट हुआ, अब इसका मिस्टर ए का इन्वेस्टमेंट हुआ 5 लाख, बी का इन्वेस्टमेंट हुआ 5 लाख, सी का इन्वेस्टमेंट 5 लाख, डी का इन्वेस्टमेंट 5 लाख, ई का इन्वेस्टमेंट हुआ 5, एफ का इन्वेस्टमेंट हुआ 5, लेकिन जी का जी का इन्वेस्टमेंट हुआ 4 लाख। तो ऐसे कुल मिलाकर कंपनी बनाते वक्त इन 7 लोगों ने कितना कैपिटल डाला? 34 लाख होते हैं, करके देखो। तो 34 लाख जो है ना ये आ गया शेयर कैपिटल। इसको अपन बोलेंगे शेयर कैपिटल, क्योंकि इसमें एक का हिस्सा नहीं है, बहुत सारे हिस्से हैं इसके अंदर। और इन सबको हमने जितना भी कैपिटल उन्होंने कंट्रीब्यूट किया इसके अंदर, देखा आपने? दिख रहा है आपको सबको? इसको हमने इनको एक नंबर ऑफ शेयर्स दिए और वो नंबर ऑफ शेयर किससे डिवाइड किया? फेस वैल्यू से डिवाइड हुए। जैसे हमने अभी सपोज फॉर एग्जांपल हमने यहां पे फेस वैल्यू रखी सपोज 100 रुपए, कितनी रखी हमने? 100 रुपए। तो 100 रुपए अगर एक हिस्सा है तो इसने अगर 5 लाख रुपए दिए होंगे तो 5 लाख रुपए का 100 रुपए के हिसाब से कितने टुकड़े हुए? 5,000। कितने हुए? तो मैं कहूंगा कि मैंने ए को 5,000 शेयर्स दिए। कितने रुपए वाले? 100 रुपए वाले। मैंने बी को कितने दिए? मैंने बी को भी 5,000 शेयर दिए होंगे। आपको दिख रहा है यानी हर एक मेंबर की यहां पे इन्वेस्टमेंट जो है वो किससे मेजर हो रही है? शेयर से। यानी बी के पास कितने शेयर है? 5,000 शेयर है 100 रुपए वाले। सबको मेरी बात समझ में आ रही है? फिर सी के पास भी कितने शेयर है? 5,000 शेयर्स। डी के पास भी, इसके पास भी उतने ही है। लेकिन अगर मैं बात करूं जी के पास, उसके पास है 4,000 शेयर्स। यानी हर एक मेंबर की इन्वेस्टमेंट किससे मेजर हो रही है? और वो शेयर की मेजरमेंट कब हुई? जब हमने फेस वैल्यू अमाउंट सेट की, कम से कम इतना। यानी किसी को अगर ये कंपनी का मालिक बनना है तो कम से कम 100 रुपए देने पड़ेंगे। 100 रुपए क्यों? मैं 100 रुपए सेट की हुई है, अगर 10 करूंगा तो 10 रुपए, 50 करूंगा तो कितनी भी अमाउंट हम सेट कर सकते हैं, लेकिन कम रखो। कम क्यों? जितना कम रखोगे उतना रीचिंग लेवल लोगों की ज्यादा आएंगी। अरे आपको समझ आ रहा क्या? अब सर प्रॉफिट कैसे बांटोगे?
अब देखते देखो जितना जिसका इन्वेस्ट होता है अपने आप प्रॉफिट। अब सपोज यहां पे मैं एक और, इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज पे अटेंशन हियर। देखो अगर आप लोगों ने नहीं समझा ना इधर, मैं जिम्मेदार रहूंगा नहीं, मैं क्लियर कर रहा हूं, क्लियर। फिर नहीं बोलना ये शेयर टर्म ना बहुत इजी तरीके से मैं देना हूं। लोगों को 11 12 क्या पूरा फाइनल होता है, उनको शेयर का मतलब नहीं पता होता है। आपको एक शेयर मार्केट में कैसे खेलना होता है वो सीखना है, तो शेयर प्राइस सीखने का आपको क्या होता है। हाँ, अब सपोज यहां पे मैंने एक और आय पैदा कर दिया, एक आय और आ गया और बोलता मेरे को भी कंपनी का मालिक बनना है, और हमने उसको मालिक बनाया भी, लेकिन उसकी इन्वेस्टमेंट 1 ही लाख रुपए। हाँ एच लो भाई, एच नाम का। तो बताओ इस एच के पास कितने नंबर ऑफ शेयर आएंगे? 1 लाख के शेयर हैं, कितने आएंगे? अब 100 का एक शेयर है तो 1000, तो 1000 शेयर्स का उसके पास 100 रुपए वाले शेयर आएंगे, तब जाके उसको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना। ऐसे कुल मिला के कंपनी के पास मान के चलो 35 लाख रुपए आ गया। अभी 35 लाख रुपए, 35 लाख रुपए से हुआ बिजनेस। क्या हुआ? बिजनेस। सबको समझ आ रहा क्या? पक्का? अब सर मेरे पास 100 रुपए है, मुझे भी बनना है, तो आप बन सकते हो, कोई मना नहीं है, लेकिन कंपनी को पहले ऑफर करने को ना। पहले ऐसे कंपनी के पास कोई भी इंसान आएगा और बोलेगा मेरे को शेयर दो, कंपनी पहले मांगती है फिर तुम दो, चलेगा। उसको बोलते ऑफर, ऑफर ऑफ शेयर्स। क्या बोलेंगे उसको हम? इसको बोलते इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स। वो आगे का पार्ट है, लेकिन समझो उस चीज को। ये शेयर कैसे लिया जाता है वो बाद में, पहले शेयर क्या है पहले वो समझते हैं। यानी हर एक मेंबर की जो कैपिटल है वो कैलकुलेट किससे हो रहा है? उनके शेयर से, उनके शेयर से। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर? अरे आ रहा है समझ में? और जितना जिसके पास कैपिटल उतना उसका प्रॉफिट में हिस्सा। अब इसको एग्जांपल का समझते देखो। सपोज क्या हुआ, सपोज 35 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करके, यानी ये 35 लाख रुपए क्या है? शेयर कैपिटल है। इसमें किसको किसको दिया हुआ है? ए को 5 लाख का है, बी को 5 लाख का है, सी को कितना है? 5 लाख का है। एक मिनट, डी को 5 लाख का है, ई को 5 लाख का है, एफ को कितना है? 5 लाख, और जी को 4 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है। एक लाख का है। ओके, ये मेंबर्स है कंपनी के, 8 मेंबर्स। आज 8 है, कल 80 होंगे, कल 800 होंगे, परसों 8 लाख होंगे, 8 करोड़ लोग भी हो सकते हैं। अनलिमिटेड मेंबरशिप का ये बेनिफिट है। सुनो एक मिनट, अब क्या हुआ? अब सर ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? सुनो ध्यान दो, एक मिनट ध्यान दो। अब क्या हुआ? मान के चलो कंपनी के पास ये साल टोटल प्रॉफिट हुआ 70,000 रुपए, तो 7 लाख रुपए। देखो मैं एक साथ अभी तुम्हारे 3-4 टर्म्स खोल रहा हूं, ये अगर अभी समझा नहीं तो कभी नहीं आएगा। फिर अगर अभी नहीं समझा तो आज के बाद कभी आएगा भी नहीं आपको। हाँ, क्योंकि इससे सिंप्लीफाइड कोई नहीं तुमको पढ़ाएगा, कोई भी नहीं। सपोज ये साल 35 लाख रुपए की कैपिटल लगाकर, कंपनी को लागत लगाकर अब 7 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ। अभी प्रॉफिट साल के अंत में सबको बटेगा, तो कितना बांटना है? जितना जिसका कैपिटल है, जितना जिसके पास नंबर ऑफ शेयर्स। अब देखो ध्यान दो, अब क्या हुआ? अब इसके पास 5000 शेयर्स थे, लेकिन इसके पास अगर बात करूं मैं, इसके पास 4000 शेयर ही है, 100 रुपए वाले, बराबर कि नहीं? और इसके पास 1000 शेयर ही है। तो सर क्या इन सबको मैं इक्वल प्रॉफिट बांट सकता क्या? क्योंकि इनकी इन्वेस्टमेंट अलग है, तो इनका नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट भी अलग होगा। देना हमको 7 लाख में से ही, लेकिन कितना कैसे बांटना समझो। देखो अब मैं बांटता हूं प्रॉफिट को, हर साल प्रॉफिट मिलेगा। इन्वेस्टमेंट को एक ही बार करनी है दुकान में, ये प्रॉफिट तुमको हर साल, क्योंकि दुकान किसी एक की नहीं है, हर वो पर्सन जिसने ओन कैपिटल में इन्वेस्ट किया है वो सबकी दुकान है, बराबर कि नहीं? और इन सब ने मेंबरशिप बन के ओनर रिस्क खेलने के लिए, प्रॉफिट लॉस एंजॉय करने के लिए उन्होंने दुकान में लगाया ना पैसा।
एक बार ध्यान दो, क्या मेरी बात आप सभी को समझ में आ रहा है? हाँ सुनो, ध्यान दो, अब समझो इस चीज को। अब क्या हुआ, ये साल प्रॉफिट हुआ, सपोज 2022 का प्रॉफिट हुआ 7 लाख रुपए। अब 7 लाख रुपए बांटना है, वैसे पूरा प्रॉफिट नहीं बांटते हैं, उसकी प्रक्रिया अलग है, लेकिन फिलहाल सिंप्लीफाइड करने के लिए मैं प्रॉफिट ये बांट रहा हूं, ये बांटने वाला प्रॉफिट है, इसको डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट याद रखना, नेट प्रॉफिट नहीं, डिविजिबल प्रॉफिट। सुनो, अब ये 7 लाख रुपए, सबसे पहले मैं इनका परसेंट निकालूंगा, परसेंटेज। देखो ये 35 लाख का 7 लाख रुपए कितना परसेंट हुआ, तो 20% हुआ, करके देखो, करके देखो। 35 लाख रुपए कैपिटल का 7 लाख रुपए कितना अमाउंट, कितना परसेंट है ये, 20%। कैसे मालूम पड़ा, देखो 35 लाख का 10% निकाल कितना होता, अरे 10% कितना होता है, 3,50,000। अब 3,50,000 प्लस 3,50,000 तो प्रॉफिट कितना हुआ है, यानी इसका मतलब क्या है कि ये जो कैपिटल है इन्वेस्टमेंट का 20% हमको प्रॉफिट हुआ है, बराबर है कि नहीं, बराबर है कि नहीं, सबको 20% दे दो उनकी इन्वेस्टमेंट का, खत्म विषय। जितनी जिसकी इन्वेस्टमेंट उसका उसका अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। अब सुनो, अब 35 लाख रुपए सब मिला के मेंबरों ने लागत लगाई, बराबर कि नहीं, क्या खरीद कर, शेयर खरीद कर, यानी हर एक की पर्सन की इन्वेस्टमेंट किससे मेजर होंगी, उनके शेयर से, प्रमोटर्स हो या आगे आने वाले मेंबर्स हो, सबका इन्वेस्टमेंट शेयर्स में ही मेजर होता है। समझ में आ रहा आपको, क्लियर, अरे आ रहा क्या समझ में। अब सुनो, अब यहां पे ये 35 लाख का 7 लाख रुपए कितने अमाउंट, 20% है, अरे करके देखो ना भैया, 3,50,000 रुपए 10%, 3,50,000 प्लस 3,50,000 20, बराबर कि नहीं। एक मिनट छुट्टी दे रहा हूं। हाँ, अब क्या करूंगा मैं, इन 7 लाख को हर एक को उनकी इन्वेस्टमेंट का 20% देते जाओ, कैपिटल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कैसे देखो इधर, ए इधर देखो, इधर ए प्लीज, इट्स रिक्वेस्ट टू यू। हाँ आवाज नहीं हो रही है, दिमाग यहां बनाओ अपना। ए क्लास बेंच, एक बार अगर ये गया ना हाथ से, मैं डबल कभी नहीं पढ़ाऊंगा, और ये नहीं आया तो एसपी कोई नहीं है, एसपी की जान शेयर है, पूरे एसपी की जान कौन है, इसलिए मैं आपको एकदम सिंप्लीफाइड बता रहा हूं, कोई लैंग्वेज में उलझा नहीं रहा हूं, ध्यान दो। हाँ नहीं तो देखो मेरे इंटर्न ने 3-3 पेजेस भर के दिए पूरे बताने के लिए, ये देखो ये पूरे बना, ये मैं तुमको पढ़ाया कुछ भी, मैंने सिंपलीफाइड एग्जांपल दे रहा हूं। अब क्या हुआ, सपोज मिस्टर ए के पास 5 लाख के शेयर है ना, 5 लाख के शेयर है ना, यानी 5 लाख रुपए लागत लगाई हुई कैपिटल में, तो उसका प्रॉफिट में 20% कितना होता है। अब 5 लाख का 20% कितना होता, 1 लाख पक्का, तो 7 लाख में से 1 लाख रुपए इसको मिलेंगे। बचे कितने बाकी, बाकी बचे 6 लाख। अब 6 लाख रुपए बाकी बांटोगे। हाँ अब यहां पे मिस्टर बी का भी 5 लाख रुपए लगाते हैं, अब 5 लाख का 20% कितना होता, 1 लाख रुपए दे दो उसको, बचे कितने बाकी, 5 लाख, यानी प्रॉफिट का बंटवारा कर रहे हैं उनकी इन्वेस्टमेंट से। अब सी को भी कितना मिलेगा, 20%, 1 लाख रुपए, कितना बचा, 4 लाख, ये बचा हुआ प्रॉफिट है ना 4 लाख रुपए। फिर डी को भी 20% मिलेगा उनके कैपिटल का, कितना मिलेगा, दे रहे हम प्रॉफिट में से लेकिन कैलकुलेट कर रहे हैं उनके कैपिटल में से, समझ आ रहा है वो, दे रहे हम प्रॉफिट में से लेकिन कैलकुलेट कर रहे हैं उनका कैपिटल में से, ओके। और कैपिटल कैसे कैलकुलेट, नंबर ऑफ शेयर से। हाँ 1 लाख रुपए, कितना बचा, 3 लाख। अब 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए में से मिस्टर ई का कितना है, 5 लाख ही, तो 20% कितना होता, ये 1 लाख रुपए दे दो इसको प्रॉफिट, देने के बाद बाकी प्रॉफिट कितना बचा, 2 लाख। अब ये 2 लाख में से, अब 2 लाख में से 1 मिनट, अब मिस्टर एफ का कितना परसेंट है, 5 लाख इन्वेस्टमेंट है, तो उसको भी 20% है, उसको 1 लाख रुपए, बचा कितना, कितना बचा, 1 लाख। ये 1 लाख रुपए जो रिमेनिंग अमाउंट बचा, अभी 1 लाख में से अब मिस्टर जी को 4 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है, उसका 20% कितना होता, कितना होता, पक्का करके दिखा, 4 लाख का 10% 40,000 रुपए और 20% 40 प्लस 40 80,000 रुपए, तो 1 लाख में से 80,000 रुपए इसको मिलेंगे, बाकी बचे कितने। और अब आप देखो ये मिस्टर एच जो नया खिलाड़ी आया उसने 1 लाख रुपए के शेयर लिए, 1000 शेयर लिए,
बराबर है। तो 1 लाख रुपए उसकी कैपिटल लगी हुई है, इस तरीके से 20% को कितना मिलेगा? 1 लाख का 20% कितना होता? जितना जिसका इन्वेस्टमेंट उतना उसका प्रॉफिट में हिस्सा। इस तरीके से हर एक मेंबर की शेयर्स में वैल्यू डिटरमाइन की जाती है। और अगर सही मात्रा में सही मात्रा में अगर मैं शेयर बोलूं तो क्या है? तो शेयर एक हिस्सा है किसका? टोटल कैपिटल का, जिससे बिजनेस चल रहा है। और हर एक मेंबर की जो डिटर्मिनेशन वैल्यू है कैपिटल की, उसके शेयर से मेजर होती है। समझा आपको? क्लियर? अब सर 100 रुपए कोई रखेगा तो उसको 100 रुपए जितना ही प्रॉफिट मिलेगा। समझा क्या? अब कोई अगर सपोज फॉर एग्जांपल किसने एक शेयर खरीदा, सिर्फ एक शेयर, 100 रुपए इन्वेस्टमेंट। सपोज जी के पास कौन आता है? आय। अब आय ने अगर सिर्फ 100 रुपए इन्वेस्ट डाला, उसके पास एक ही शेयर है, कितना आया? 1 शेयर, तो उसका 20% कितना होगा? 20 रुपए, तो उसको सिर्फ 20 रुपए प्रॉफिट मिलेगा। समझा आपको? हर साल। अब प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा हमेशा, लॉस भी मिलेगा ना, क्योंकि मालक है, मालक सब झेलता है, वो प्रॉफिट भी इंजॉय करता है और लॉस भी। अब तुमको हमने 100 रुपए में मालक बनाया, क्या बनाया? तुमको सब झेलना है। अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तुम भी प्रॉफिट एंजॉय करोगे, कंपनी लॉस में आई तुम भी लॉस में जाओगे। और लॉस उस दीमक की तरह होता है जो ओनर की इन्वेस्टमेंट कम करता है। क्या करता है? कम। समझा क्या आपको? क्लियर? तो इस तरीके से एक मालक तुमको जो बना रहे हैं वो कितने का एक हिस्सा हमको रखना है, मिनिमम वैल्यू, उसको बोलते हैं शेयर। और शेयर क्या है? टोटल कैपिटल का एक छोटा सा टुकड़ा। अब व्हाट इज शेयर सर्टिफिकेट, वो कल हम इसके ऊपर बात करेंगे, याद करना मुझे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।